हेलो एवरीवन, आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। अब चैप्टर के नाम से ही हमें पता लग रहा है केमिकल मतलब कि किसी केमिकल रिएक्शंस की बात हो रही है। काइनेटिक यानी कि मोशन, हम रिएक्शन के मोशन की बात करेंगे। अब रिएक्शन में मोशन आता है तो मोशन वर्ड की रिएक्शन कैसे हो रही है उस चीज से रिलेट करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। मींस क्या होती है केमिकल काइनेटिक्स और कैसे हम इसको फर्दर इसे कैसे रिलेट करेंगे, किस तरह रिएक्शन का ऑर्डर्स निकालते हैं उसकी बात करते हैं। अब देखो, हम कई बार अपनी लाइफ में या कई बार लैब में, जनरल लाइफ की बात करो या लैब में जब आप टेस्ट करते हो तो आप देखते हो कई बार तो ऐसा होता है कि रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत फास्ट, और कई बार रिएक्शन होती है बहुत स्लोली होती है। जैसे कोई रिएक्शन होने में हमें बहुत टाइम लग जाता है, कोई एक इमीडिएटली होती है। जनरली अगर लो शुगर को आप वाटर में डालते हो या सोल्ट को आप वाटर में डालते हो तो मिक्स हो जाता है इमीडिएटली, ठीक है। पानी में नमक डालते ही नमक पानी में मिक्स हो जाता है, तो एक इंस्टेंट प्रोसेस है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जो एक्सट्रीमली स्लो होती है, कुछ ऐसी रिएक्शन होती है बहुत ज्यादा फास्ट होती है। तो ये एक फास्ट रिएक्शन होगी, पानी में नमक डाला वो इमीडिएटली मिक्स हो गया। और आप देखते होगे कि आपके घर में जैसे लोहे के गेट होते हैं या लोहे की कोई और चीज, साइकिल वगैरह होती है, बाहर पड़ी होने की वजह से उस पर जंग लग जाते हैं, पर वो एकदम नहीं लगता, इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है, उसे होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये ऐसी रिएक्शन हो गई जो थोड़ी स्लो हो गई, ठीक है। इसे क्या हुआ, ये रिएक्शन फास्ट नहीं है, ये रिएक्शन क्या हो गई, स्लो। तो कोई रिएक्शन तो क्या होती है फास्ट और कुछ रिएक्शन क्या होती है स्लो, और कुछ ऐसी होती है जो मीडियम रेट से होती है। जैसे कोई ऐसी रिएक्शन जिसे होने में 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, तो हम उन्हें मीडियम रेट वाली रिएक्शन यानी कि मेजरेबल स्पीड वाली रिएक्शन बोलते हैं। तो यहां से हमारे पास एक टर्म आती है कि हम रिएक्शन की स्पीड को स्टडी करें। तो हमें एक ऐसी ब्रांच की रिक्वायरमेंट पड़ी जो रिएक्शन की स्पीड को स्टडी करे, और वो स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है और किन फैक्टर्स की वजह से हो रही है जो उसे स्टडी करे, उसे हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। मींस ये एक ऐसी ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, दैट ब्रांच दैट स्टडी rate of reaction and its factor, ठीक है। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस करते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि वो ब्रांच जो इन सबको स्टडी करेगी, रेट रिएक्शन को। अब जब रिएक्शन की बात करिए तो रिएक्शन स्लो है, फास्ट है, तो ये 3 कैटेगरी में आ जाती है। जो फर्स्ट रिएक्शन होती है वो होती है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियसली मीन्स इमीडिएटली हो जाना। जैसे अभी हमने बोला सोल्ट प्लस वाटर करो तो इमीडिएटली रिएक्शन हो जाती है। सिमिलरली आप AgNO3 और NaCl को जैसे मिक्स करते हो, दो एक लिक्विड्स हैं ये, AgNO3 और NaCl, जैसे ही आप इन्हें मिक्स करोगे तो आपके पास बनेगा AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। तो आप जैसे ही इन्हें मिक्स करोगे आपके पास ये आ जाएगा AgCl प्लस NaNO3। आपके पास इन दोनों की मिक्सिंग से AgCl के क्या आ जाएंगे, व्हाइट PPT, ठीक है। तो आपके पास व्हाइट PPT बनने शुरू हो जाएंगे किसके, AgCl के। तो ये एक इंस्टेंट प्रोसेस है, जैसे मिक्स किया आपको PPT दिखे, यानी कि इमीडिएटली रिएक्शन होगी, इंस्टेंट रिएक्शन। कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जो थोड़ी लो स्पीड से होती है, यानी कि मेजरेबल स्पीड से होती है। मेजरेबल स्पीड मतलब हम देख सकते हैं कितनी स्लो ये रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आप केन शुगर लो, केन शुगर जो होती है यानी कि C12H22O11, वाटर डाल के, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, एसिडिक मीन्स एसिड पाएंगे हम और ये हाइड्रोलिसिस हुई।
तो ये चेंज हो जाते हैं ग्लूकोज या फ्रक्टोज में। ये क्या है मेरा केन शुगर, ठीक है। तो केन शुगर इसमें चेंज होगी ग्लूकोज या फ्रक्टोज में, बट ये रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है, एकदम नहीं होती, टाइम लेता है होने में, ठीक है। ऐसे ही इथाइल एसीटेट हो गया, इसकी भी अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करो, इसकी तो एक प्रैक्टिकल भी है जो आप सेकेंड ईयर में परफॉर्म करते हो, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। उसमें आपको ऐसी काइनेटिक्स निकालनी होती है, रिएक्शन किस ऑर्डर की है ये पता करना होता है। अगर आप ये करो इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे आपके पास एक तो बनता है एसिटिक एसिड और दूसरा बनता है आपके पास इथाइल अल्कोहल। तो इस रिएक्शन को होने में नियरली 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है। 24 आवर्स मीन्स 1 डे। तो ये रिएक्शन क्या आ गई, मेजरेबल स्पीड से हम चेक कर सकते हैं इसका कितना रिएक्शन आ रही है, ठीक है। और थर्ड ऐसी रिएक्शन होती है जो बहुत क्या आती है, स्लोली, स्लो रिएक्शन। ये कौन सी है, बिल्कुल फास्ट। स्लो रिएक्शन मीन्स जिन्हें होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, नंबर ऑफ मंथ्स और इवन ईयर। साल भी लग सकते हैं, कई महीने भी लग सकते हैं ऐसी रिएक्शंस को होने में, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको नंबर ऑफ एग्जाम्पल मिल जाएंगे, पर जस्ट यहाँ पर मैं बेसिक एग्जाम्पल दे रही हूँ जो आपकी कहीं ना कहीं आप लाइफ में रिलेट कर सकते हो, या लैब में आप जिनके टेस्ट करते हो आप उससे इसे क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। क्लियर। तो हमारे पास 3 कैटेगरी में रिएक्शन डिवाइड होगी, इंस्टेंटेनियस एकदम होने वाली, कुछ ऐसी रिएक्शन जो मेजरेबल स्पीड से हो, और कुछ ऐसी रिएक्शन जो बहुत ज्यादा ही स्लो होती हैं, ठीक है। फास्ट, स्लो और मेजरेबल स्पीड वाली रिएक्शन। अब एक रिएक्शन स्लो होएगी या फास्ट होएगी, मीन्स क्यों ऐसा हुआ कि एक रिएक्शन तो बहुत स्लो है, एक रिएक्शन क्या है, बहुत ज्यादा फास्ट है, ऐसा क्यों, वाई? मीन्स वाई रिएक्शन इज स्लो और फास्ट। स्लो और फास्ट मतलब स्लो है या फास्ट है, इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, स्पीड। मीन्स हम यहां बात कर रहे हैं डिफरेंट स्पीड ऑफ डिफरेंट रिएक्शन। हर रिएक्शन की अपनी अपनी स्पीड है, ऐसा क्यों, ठीक है। क्यों फास्ट है, क्यों स्लो है, ऐसा कैसे पता चलेगा। अब कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन में क्या होता है, कुछ ना कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कुछ ना कुछ बॉन्ड फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं एग्जाम्पल में रिएक्शन ले रही हूं, मुझे AB प्लस CD, ठीक है, से बनाना है मुझे AC और BD। एक जनरल एग्जाम्पल ले लिया, एक रिएक्शन में ये 2 रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो इससे मुझे ये बनाना है। तो होगा क्या, इस रिएक्शन में पहले AB का बॉन्ड टूटेगा, CD का बॉन्ड टूटेगा, तब A और C का नया बॉन्ड बनेगा और BD का नया बॉन्ड बनेगा, ठीक है। मीन्स एक इंटरमीडिएट स्टेज आएगी जिसमें A और B का बॉन्ड टूट रहा होगा, C और D का बॉन्ड टूटेगा, ऐसे ही इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, या फिर कह लो इंटरमीडिएट स्टेज। जो दोनों रिएक्शन यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में बनेगी उसे हम बोलते हैं उसकी इंटरमीडिएट स्टेज या ट्रांजिशन स्टेज। अब कोई भी रिएक्शन है, ये तो जनरल AB का एग्जांपल ले लिया, आप पीछे की कोई भी जो हमने एग्जांपल रिएक्शन ली, जैसे ये ले लो AgNO3 वाली, ठीक है। इसमें Ag और NO3 का बॉन्ड टूटा, NaCl का टूटा, Ag और Cl का बॉन्ड बना और इसका बॉन्ड बना। तो अब हर रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग भी है और बॉन्ड मेकिंग भी है। हर बॉन्ड एक दूसरे से अलग होता है, ठीक है, उसमें अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मीन्स डिफरेंट बॉन्ड रिक्वायर डिफरेंट एनर्जी। ये एनर्जी कौन सी है, बॉन्ड डिसोसिएशन
एनर्जी, जैसे आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते होंगे व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो एनर्जी जो एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें चाहिए होती है, वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब हर किसी रिएक्शन में अलग अलग बॉन्ड के लिए अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग होने की वजह से उनका रेट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब मान लो कोई बॉन्ड एनर्जी बहुत इजीली टूट रहा है तो हमें कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और जितनी कम एनर्जी हुई उतनी जल्दी वो रिएक्शन हो जाएगी। और कोई बॉन्ड की एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई है तो उससे प्रोवाइड करने में टाइम लगा, उतनी ही रिएक्शन हमारी क्या हो गई, स्लो हो गई, ठीक है। तो ये थी हमारा जनरल इंट्रोडक्शन की क्या होती है केमिकल काइनेटिक्स, और उससे हमने थ्री कैटेगरीज को पढ़ा, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन एंड मॉडरेट यानी कि मेजरेबल स्पीड वाली रिएक्शन। अब आप रिएक्शन की बात करिए तो रिएक्शन का कुछ रेट भी तो होगा, हमें कैसे पता लगा फास्ट है या स्लो है, तो अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। जो रिएक्शन है उसका रेट हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम यहाँ पे कॉमन एक एग्जांपल ले रहे हैं, आप पीछे से भी कोई ले सकते हो, AB वाले में भी मैं ले रही हूँ PCl5 चेंजेस इनटू PCl3 प्लस Cl2। अब एक ये क्या है रिएक्टेंट, ये क्या है प्रोडक्ट। अब रिएक्शन हो रही है, ये कैसे पता लगेगा, रिएक्शन हो रही है इस डायरेक्शन में, इसका मतलब अगर इनका अमाउंट बढ़ने लगा तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में है और इसका अमाउंट कम होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या हमारा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 या फिर रिएक्टेंट। ये तो जनरल एग्जांपल था ना, ओनली है तो एक रिएक्टेंट ही, तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम, और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, किसकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट्स, बाय टाइम। अब दैट कैन बी PCl3 और कैन बी Cl2, ठीक है। कितनी कंसंट्रेशन में डिक्रीज आ रहा है और कितना इंक्रीज आ रहा है पर टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, अ रेट ऑफ रिएक्शन मे बी डिफाइंड एज स्पीड ऑफ वेलोसिटी, रेट यानी कि स्पीड है या वेलोसिटी विद विच अ रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है। ये तो नॉर्मल डिफाइन होगी, रेट क्या है, जिस स्पीड से रिएक्शन हो रही है वो उसका रेट है। और इट इज डिफाइंड एज change in concentration of reactant or product, either reactant or product with time is called rate of reaction। मीन्स हम यहां बात करें change of concentration of either reactant or product with time, ये टाइम है, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, उसका रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये क्या गया, रेट। अब बात करते हैं इसी के यूनिट्स की। अब रेट ऑफ रिएक्शन है तो उसका कुछ ना कुछ यूनिट्स भी होंगे। अब ऊपर देखो यहाँ क्या, कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन होती है उसके तो यूनिट होते हैं मोल पर लीटर। नीचे क्या है, टाइम, तो टाइम के यूनिट या तो होते हैं मिनट या होते हैं सेकंड या आर भी होते हैं, अगर आप आर्स में ले रहे हो, ठीक है। तो आप मिनट में भी ले सकते हो या फिर आप सेकंड में भी ले सकते हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन बाय टाइम है, तो कंसंट्रेशन के यूनिट है मोल बाय लीटर, और नीचे टाइम है, टाइम कैन बी मिनट और सेकंड, तो यूनिट बन गए मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स और मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। और अगर गैस है, ठीक है, जिसकी हम कंसंट्रेशन की बात करें, हम लेते हैं एटमॉस्फेयर में, तो यूनिट्स हमारे क्या बन जाएंगे, एटमॉस्फेयर मिनट इनवर्स और एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। आप इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर हमारा गैस है, गैसियट फॉर्म में। क्लियर। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है हमारा, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम।
अब ये रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा नहीं है पूरी रिएक्शन होने के बाद निकालना है, आप इसे किसी भी टाइम पे निकाल सकते हो, एट एनी टाइम कैन बी फाइंड किसी भी टाइम रिएक्शन में आप इसे निकाल सकते हैं, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मीन्स अगर मैं 24 घंटे वाली रिएक्शन की बात करूं, ऐसा नहीं कि वो 24 घंटे बाद ही निकालना है, आप उसको 5 घंटे बाद 10 घंटे बाद ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, उसमें कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आपका निकल जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप इसे एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? अब रेट ऑफ रिएक्शन है तो इसे किसी ना किसी फॉर्मेट में एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेट है हमारा, तो अब इससे बात करते हैं इसकी एक्सप्रेसेस। अब रेट है, रेट को अभी हमने लिखा कंसंट्रेशन बाय टाइम, तो कंसंट्रेशन यानी dx और विद टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम, स्मॉल चेंज की बात की तो dx बाय dt आ गया। yes? अब इसे निकालना कैसे है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जनरल एग्जांपल ले रहे हैं। मैं एक जनरल रिएक्शन ले रही हूं, जैसे अभी ली थी AB चेंजेस इनटू C प्लस D। ठीक है, मैंने AB को CD में चेंज करना है, तो ये मेरे क्या है रिएक्टेंट, ये मेरे क्या है प्रोडक्ट्स। तो रेट क्या है, ये dx बाई dt विच इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। अब डिक्रीज है तो वो तो माइनस साइन से होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, इससे निकालो या इससे निकालो एक ही बात है, और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम। ठीक है, जो नेगेटिव साइन है वो आ रहा है डिक्रीज को शो करे, जो नेगेटिव साइन है वो डिक्रीज को इंडिकेट कर रहा है, जो पॉजिटिव साइन है वो इंक्रीज को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? ये तक जनरल रिएक्शन थी। अगर अब आप ही की रिएक्शन में कुछ स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट है, फॉर एग्जांपल AA प्लस BB चेंजेस इनटू CC प्लस DD, आपकी ये रिएक्शन है, तो अब हम क्या करेंगे, तब जो हमारा रेट आएगा वो आएगा माइनस, ये स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट को आप ऐसे लिखोगे, माइनस साइन तो पहले से ही था, सिर्फ जो कोफिशिएंट है वो 1/a आ जाएगा। आप यहाँ प्लस लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है, बिकॉज सेम ही रहेगा। ठीक है, तो जो भी कोफिशिएंट होगा आप उसे यहाँ पर नीचे ले आओगे। फॉर एग्जाम्पल अब आपको एक की वैल्यू गिवन है, आपको दूसरे की निकालनी है, तो आप इन्हें इस तरह से रिलेट करके दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हो। कई बार न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हम इन्हें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपने इसे इस फॉर्म में फाइंड आउट करना है कि अगर मान लो मुझे इसकी वैल्यू गिवन है और इसकी निकालनी है, तो दोनों को रिलेट कर लो जो भी रिएक्शन दी हुई है, और वहां से उससे क्या कर लोगे, आप फाइंड आउट कर लोगे। तो इस तरह हम इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और उस रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो अब रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करना तो देख लिया, अब बात करते हैं इसे निकालेंगे कैसे, यानी कि मेजरमेंट की। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के लिए हमारे पास आगे जाके जब हम इनके मेथड्स पढ़ेंगे तब तो हमारे पास अलग अलग आ जाएंगे किस तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं, बट अभी हम यहाँ एक जनरल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अब रेट में हमने दो टर्म्स को इन्वॉल्व किया, एक है कंसंट्रेशन, दूसरा है टाइम।
तो हम एक ग्राफ ले लेते हैं बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम। अब हो सकता है विद टाइम कंसंट्रेशन डिक्रीज हो या विद टाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज हो, आप कोई भी ले सकते हो। मैं एक जनरल मेजरमेंट बता रही हूँ, किसी पर्टिकुलर की नहीं। सपोज मेरा ग्राफ ये एक जनरल ग्राफ, तो आप क्या करोगे, मैंने अभी कहा कि आप जरूरी नहीं कि रिएक्शन पूरी होने के बाद चेक करो, आप एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इसे चेक कर सकते हो। तो सपोज मैं इस टाइम पर, एक टाइम मैंने ये ले लिया और एक टाइम मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये T1 है और ये मेरा T2 है, दो टाइम ले लिए, ठीक है। तो इस टाइम पर मेरी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, ये लेट दैट इज x1, ठीक है। अब C1 भी ले सकते हो कंसंट्रेशन को, बट हमने ऊपर dx रखा है इसलिए मैं x ले रही हूं। और इस टाइम पर कंसंट्रेशन कितनी है, ये लेट इज x2, ठीक है। तो डेल्टा x यानी इन दोनों का चेंज और डेल्टा t यानी कि इन दोनों का चेंज, ठीक है। अब x1 बढ़ा यानी कि x1 माइनस x2 और ये आ गया T2 माइनस T1। अगर मैंने ये चेंज निकाल लिया किन्हीं भी दो टाइम पे, मतलब मान लो एक रिएक्शन हो रही है, मैंने 5 मिनट बाद देखा और फिर 25 मिनट्स बाद देख लिया, ठीक है। तो 5 मिनट में क्या चेंज आया कंसंट्रेशन में और 25 मिनट्स में क्या चेंज आया कंसंट्रेशन में, उन दोनों को निकाल लिया। तो मेरे पास रेट क्या आ गया, यानी इस रिएक्शन में रेट कैसे निकाले, यानी कि स्लोप, इस कर्व का स्लोप, वो मेरा क्या आ जाएगा, स्लोप डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। दैट डेल्टा एक्स क्या है हमारा, एक तरह से dt और सॉरी dx, और ये क्या है हमारे पास dt। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। आप इसे c की फॉर्म में भी ले सकते हो और आप इसे x की फॉर्म में भी ले सकते हो, अप टू यू। और हो सकता है कब इस स्लोप में ना होकर इस तरह से हो, मतलब इंक्रीज वाली कर्व इस तरह से, ठीक है। ये टाइम और ये कंसंट्रेशन। तब भी आपने सेम क्या करना है, एक बार इस टाइम पे ले ली और एक बार इस टाइम पे ले ली, ये T1 और ये T2 और इसके कोरस्पॉन्डिंग x1 और इसके कोरस्पॉन्डिंग x2, ठीक है। तो इन दोनों का जो चेंज आएगा फिर से वही डेल्टा x डेल्टा t। तो आप इसे इस फॉर्म में ले सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसे dc की फॉर्म में ले लो और क्या भी c की फॉर्म में ले लो या x की फॉर्म में ले लो, सेम ही बात है। तो इस तरह से हम इसे क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। ये एक जनरल मेजरमेंट थी। कर्व आई, ये कर्व कैसे ऑब्टेन करनी है, किस टाइम पे कितनी कंसंट्रेशन आई वो नोट करते जाओ, तो कर्व आ जाएगी। उनमें जो चेंज नोट करोगे उससे आप क्या निकाल सकते हो, उसका रेट, ठीक है। रेट निकाले यानी हम उसके काइनेटिक्स की बात करें। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फैक्टर्स। अब रिएक्शन के रेट की तो बात कर ली कि रिएक्शन स्लो हो रही है या फास्ट हो रही है। अब किन फैक्टर की वजह से वो स्लो हो रही है, अब हम उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो आते हैं अपने फर्स्ट फैक्टर्स पे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अ रेट ऑफ रिएक्शन या फैक्टर अफेक्टिंग अ रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। जो फर्स्ट हमारा फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस यानी कि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट पे तो हम बाद में जाएंगे ना, पहले तो स्टार्ट ही रिएक्टेंट से होंगे। तो कैसा नेचर है रिएक्टेंट का, उस चीज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, रेट तो तभी निकला ना जब कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। तो उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड किया। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। सिस्टम जो हमने जिसमें सबको रखा हुआ है वो किस टेम्परेचर पे, उस पे। फोर्थ इज कैटालिस्ट, कोई कैटालिस्ट है कि नहीं, मतलब रिएक्शन को इनिशिएट करने वाला है कि नहीं। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट हर रिएक्शन के लिए जरूरी नहीं है, पर जैसे फोटोसिंथेसिस होती है वो लाइट रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में ही होगी, ठीक है।
हर रिएक्शन के लिए नहीं, बट कुछ रिएक्शंस के लिए ये फैक्टर है। एंड नेक्स्ट इज प्रेशर। किस प्रेशर पे हमारा सिस्टम है, ये इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। क्लियर? अब हम वन बाय वन इन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। तो आवर फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ जाता है कि कोई भी एक फैक्टर पूछ लिया जाता है कि उस पर कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट की। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो जिससे आप इसे याद रख सको। मैं एक रिएक्शन ले रही हूं NO प्लस O2 चेंजेस इनटू NO2, और सिमिलर वे में है CO प्लस O2 चेंजेस इनटू 2CO2। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, बोथ आर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस। दिखने में रिएक्शन सेम है, सेम ही तो चीज हो रही ना। NO चेंजेस इनटू NO2 जब ऑक्सीडेशन हुई, और CO चेंजेस इनटू CO2 जब ऑक्सीडेशन हुई। ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है, बट ये रिएक्शन क्या है, फास्ट, और ये रिएक्शन क्या है, स्लो। अब एक रिएक्शन फास्ट है, एक रिएक्शन स्लो है, दिखने में सब कुछ सेम है, बैलेंसिंग सेम है, सब ऑक्सीडेशन हो रही है, प्रोडक्ट भी कुछ कुछ हद तक सेम ही बन रहा है, वहां बस N का C से रिप्लेसमेंट कह लो, इस तरह ही हो रहा है ना। बट फिर भी एक रिएक्शन स्लो है, एक रिएक्शन फास्ट है, मीन्स इसमें डिफरेंस किसका है, सिर्फ और सिर्फ NO2 का। डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ NO एंड CO। ये क्या है, रिएक्टेंट, इनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस होने की वजह से NO इज डिफरेंट, CO इज डिफरेंट, तो इनकी बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, ये सारी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई। अगर प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो इसी वजह से रिएक्शन क्या हो गई, फास्ट, और क्या हो गई, स्लो। मींस हमारे पास किस तरह नेचर का रिएक्टेंट प्रेजेंट है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है इसकी जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो वो फास्ट हो, ठीक है, फास्ट हो NO की, तो इसीलिए रिएक्शन क्या है, फास्ट। हो सकता है इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग CO की स्लो हो, तो रिएक्शन क्या हो गई, स्लो। जितनी जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतनी जल्दी तो ये इसमें प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग इनके ऊपर डिपेंड करता है कि रिएक्शन स्लो होगी या फास्ट, और बॉन्ड मेकिंग या ब्रेकिंग डिपेंड करता है उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर। बोथ आर डिफरेंट, तो इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग डिफरेंट है, उसकी वजह से इनकी जो रिएक्शन की स्पीड हो गई वो भी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। क्लियर? तो इस तरह हम नेचर का, आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि MnO4 का एग्जाम्पल ले लो। जब वो फेरस के, जैसे आप लैब में करते हो टाइट्रेशन में, मोर साल्ट वाली टाइट्रेशन करते हो कि MnO4 के साथ, तो फास्ट है, और ऑक्सैलिक एसिड वाली करते हो तो वो स्लो है। आपने देखा होगा ऑक्सैलिक एसिड वाली रिएक्शन में आपको हीट करने की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल ये आपने लैब में भी परफॉर्म किया है, MnO4 प्लस 8H4 और 5Fe2 पॉजिटिव। ये रिएक्शन आपकी फास्ट होती है, चेंजेस इनटू Mn2 पॉजिटिव। आयरन की ऑक्सीडेशन हो जाती है 2 से 3 में, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। और सेम आप लैब में एक रिएक्शन करते हो जहां पर MnO4 की टाइट्रेशन होती है आपकी ऑक्सैलिक एसिड के साथ। ये वाली रिएक्शन क्या है, स्लो। दोनों में फर्क है। मैंने ये वाला एग्जांपल इसलिए दिया था बिकॉज इट इज इजी टू लर्न। ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अब ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ बिकॉज ये लैब में आपने परफॉर्म किया है। परफॉर्म किया तो आपको पता होगी कि जब ये टाइट्रेशन करते हैं, मोहर सोल्ट वर्सेस MnO4 वर्सेस MnO4, और अदर वन इज ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस MnO4। इस वाली रिएक्शन में हीट करते हो आप, कुछ 60 डिग्री तक आपको अपनी टाइट्रेशन फ्लास्क को हीट करना होता है, 60 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तब आप उसकी टाइट्रेशन कर पाते हो। बिकॉज रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है, दूसरी रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है।
तो यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस, फर्क क्या है, सब कुछ सेम है, KMnO4 सेम है, एसिड हमने सेम डाला, फर्क क्या है, इन दोनों का फर्क है, मोहर सोल्ट में आयरन का और इसके अंदर जो हमारा ऑक्सैलिक एसिड में ऑक्सैलेट आयन का। तो नेचर ऐसा रिएक्टेंट का, उसकी वजह से रिएक्शन क्या होती है, स्लो या फास्ट। क्लियर। अब आते हैं अपने सेकंड फैक्टर पे, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, अब हमें बताया विद द टाइम रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। नॉर्मली ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा आता है, दैट मीन्स कंसंट्रेशन डिक्रीजेस विद द टाइम। जैसे जैसे टाइम होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज। मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, रिएक्टेंट की बात कर रही हूँ, बिकॉज रिएक्टेंट किस में चेंज होता रहेगा, प्रोडक्ट में चेंज होता रहेगा। तो विद द टाइम उसकी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, वो कैसे आप रिलेट कर सकते हो, आप रस्टिंग ऑफ आयरन देखो। अब रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन को रस्ट लगना है। अब आयरन को रस्ट लगने में कुछ महीने भी लग सकते हैं, कुछ साल भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है आयरन को आपने किस एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है। अगर हम इसे रेनी सीजन में रख देते हैं, ठीक है, तो ये रेनी सीजन में क्या हो जाती है, रस्टिंग इंक्रीज हो जाती है, फास्ट हो जाती है। जब रेनी सीजन आता है यानी कि बारिशों का मौसम आता है, या आप इसे पानी में रखते हो तो इसकी जो रस्टिंग है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। और अगर आप इसे ऐसे उसमें रखते हो जहां पर पानी वाला एरिया नहीं है तो रस्टिंग क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, स्लो इन दैट सेंस उसे होने में और ज्यादा टाइम लगेगा। रस्टिंग तो होगी अगर आपने उसे एयर में रखा है, बट होने में ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर आपने उसे वाटर में रखा है तो उसकी रस्टिंग और ज्यादा फास्ट हो जाएगी। अब ये सब डिपेंड किसके ऊपर करा, कंसंट्रेशन के ऊपर। जैसे हमने रेट में कहा था ना, रेट क्या है, कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो क्या आपके पास कंसंट्रेशन आ रही है रिएक्टेंट की, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। फर्दर कंसंट्रेशन को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इन कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी हमने बाद में जाकर अपने चैप्टर में पढ़नी है। तो जितने ज्यादा कोलिजन होंगे, कंसंट्रेशन मतलब जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन, मोर इज कंसंट्रेशन, मोर इज कोलिजन, और उतनी हमारे पास रिएक्शन आएगी। ठीक है, तो यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो अभी हमने यहाँ पे दो ही फैक्टर्स करे हैं, फर्स्ट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट और अनदर वन इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं जो फैक्टर्स की हम बात करें इन्हीं को आगे स्टडी करेंगे, लाइक टेम्परेचर, कैटालिस्ट, प्रेशर या प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।